हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं और रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। जस्ट अ सेकेंड गाइस। यस। सो इंटरनेशनल रिलेशन में हम आज डिस्कस करेंगे आपका अप्रोचेस, और अप्रोचेस में आज हम कंसीडर करेंगे रियलिज़म को। तो रियलिज़म को हम डिटेल में समझेंगे, जो इसके वेरियस टाइप्स हैं, फीचर्स हैं, बेसिक अजम्पशंस हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन का रहेगा कि जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे क्लासिकल रियलिज़म, नियो रियलिज़म एंड नियो क्लासिकल रियलिज़म, और इनको हम डिटेल में इस कंसेप्ट को समझेंगे। तो आई होप कि आप इस डिस्कशन को एंजॉय करेंगे आज। तो पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो रियलिज़म आपका ओल्ड स्कूल आप कह सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन को, या हेजेमनिक डिस्कोर्स। अप्रोचेस का पहले मैं मीनिंग बता दूं कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसके लिए कई सारे अप्रोचेस अडॉप्ट किए जाते हैं। अप्रोचेस का मतलब है एनालिसिस। भाई हर एक स्कॉलर अपने अपने तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन को एनालिसिस करता है। तो कुछ मेजर मेथड इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं, अप्रोचेस इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं, जिनके आधार पर इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी किया जाता है। तो जैसे ट्रेडिशनल अप्रोचेस एंड मॉडर्न अप्रोचेस। ट्रेडिशनल अप्रोचेस वो जो आप पुराने तरीके से आप स्टडी कर रहे होगे इंटरनेशनल रिलेशंस को, राइट। तो एक आज हम मेथड पढ़ेंगे रियलिज़म, जहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करते हुए फोकस किया जाता है पावर के कंसेप्ट पे, राइट। और ये माना जाता है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है या जो पावर का कंसेप्ट है, ये मेन होता है इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करने पे। ओके। तो रियलिस्ट मानते हैं कि जो राइवलरी है या जो कन्फ्लिक्ट है अमंग द नेशन स्टेट, जो जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, ये उनके बिहेवियर को शेप करती हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है नेशनल इंटरेस्ट। अब इंडिया का अपना नेशनल इंटरेस्ट क्या है, इस आधार पर इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर बिहेवियर अपना करेगा, एक्ट करेगा। वो रसिया से भी फ्रेंडशिप रखेगा, वो यूएसए से भी फ्रेंडशिप रखेगा। गेटिंग इट? इसी तरीके से सब हर एक कंट्री करती है और अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सकें, राइट। तो ये हो गया आपका रियलिस्ट, कि हर एक कंट्री क्या कर रही है, स्ट्रगल फॉर पावर कर रही है, क्योंकि पावर के बलबूते ही तो आप नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करेंगे, राइट। तो ये इसका मेन मुद्दा है जो रियलिज़म है। अब रियलिज़म को आगे समझने, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। तो हॉन्स जे मर्गेंथाउ हैं, ये पॉलिटिक्स अमंग नेशन अपनी बुक में रियलिज़म को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, जो रियलिस्ट अप्रोच है इसको, जिसमें वो बात करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर है, जो स्ट्रगल फॉर द पावर है, दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। और जो नेशनल इंटरेस्ट है, ये इंटरनेशनल सिस्टम में जो स्टेट है, जो कंट्रीज़ हैं, उनके बिहेवियर को सेट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हंस जे मॉर्गेनथाउ या जो दूसरे जो स्कॉलर्स हैं जो रियलिज़म से बिलोंग करते हैं, वो बेसिक अजम्पशंस क्या हैं इनके। तो बेसिक अजम्पशंस है रियलिस्ट अप्रोच के कि पहले तो इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, स्टेट सेंट्रिक है। मतलब सेंटर पे कौन है, मेजर एक्टर आपके कौन है यहाँ पर, स्टेट्स, जो कंट्रीज़ हैं वो। ओके। इसके बाद से इंटरनेशनल सिस्टम की दूसरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अनार्की का प्रेजेंट होना। अनार्की का मतलब है कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ग्लोबल पीस के लिए आगे आएगा। सिस्टम अनार्की है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। जो राष्ट्र हैं, जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं, जो कंट्रीज़ हैं, इनको अपनी अपनी सिक्योरिटी खुद की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, राइट। तो इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, अनार्की है, एब्सेंस ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबल गवर्नमेंट। इसके बाद से थर्ड जो बेसिक अजम्पशन है ये कि जो स्टेट है जो हैं, ये रेशनल एक्टर्स हैं। और अगर रेशनल एक्टर्स हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से के लिए काम करेंगे।
और इस तरीके से पूरा इंटरनेशनल सिस्टम किस चीज़ से ड्रिवन है? सिक्योरिटी डिलेमा। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है? सिक्योरिटी डिलेमा है भाई कि कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं है, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी नेशन स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसके लिए नेशन स्टेट क्या करते हैं? स्ट्रगल फॉर पावर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पावर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब इंटेलेक्चुअल रूट्स की बात करें अगर हम रियलिस्ट अप्रोच की या रियलिज़म की, तो ईस्ट में अगर देखें तो आपने एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कौटिल्य का नाम पढ़ा होगा, जिनकी एक बहुत ही पॉपुलर बुक थी अर्थशास्त्र, राइट, जिसमें इन्होंने मंडल सिद्धांत दिया है, फोर फोल्ड पॉलिसी दी है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, जिसमें ये बात करते हैं कि जो किंग है ना उसको कितना पावरफुल होना चाहिए, उसको कितना डिप्लोमेटिक होना चाहिए, और इन सिद्धांतों पर जो फोर फोल्ड पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी या मंडल सिद्धांत है, इस पर कैसे काम करना चाहिए। गेटिंग इट। इसके बाद से अगर वेस्ट की बात करें तो आपके इंटेलेक्चुअल रूट्स मिलेंगे थुसिडाइड्स के वर्क पे। इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेसियन वॉर, जिसमें बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल है, जो मैन है, ही इज़ अ पावर सीकर, जो पावर चाहता है, राइट। तो एक इनकी स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर है कि स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे हैव पावर टू डू एंड वीक एक्सेप्ट व्हाट दे हैव टू एक्सेप्ट। तो ये बात कर रहे हैं कि पावर का कितना बड़ा रोल है डिसीजन मेकिंग में। तो डिसीजन वही लेते हैं, जो रूल वही बनाते हैं जो स्ट्रांग होते हैं। जो कमज़ोर लोग हैं वो तो सिर्फ एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, राइट। तो ये आप मेंशन ज़रूर करना इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस को, ईस्ट एंड वेस्ट दोनों। इसमें हम इंडिया या एशियन को भी कंक्लूड कर लेंगे यहाँ पर। अब स्कूल ऑफ रियलिज़म की बात किया जाए तो इसमें 3 मेजर हम पढ़ते हैं। क्लासिकल रियलिज़म जो हॉन्स जे मॉर्गेनथाउ का है, नियो रियलिज़म को स्ट्रक्चरल रियलिज़म या साइंटिफिक रियलिज़म भी कहते हैं, जिसे फर्दर 2 भाग में बांटा जाता है, डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव। नियो क्लासिकल रियलिज़म जिसको रिप्रेजेंट करते हैं फरीद ज़कारिया या रैंडल सेवल्स, तो ये मेन है आपके स्कूल ऑफ रियलिज़म। अगर इस तरीके से फ्लो चार्ट आप अपने बनाएंगे अपने कॉपी में, अपने आंसर में अगर लिख रहे हो स्कूल ऑफ रियलिज़म में, तो स्वाभाविक सी बात है आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें ही 1 बाय 1 हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि दोनों में, इन सब में स्कूल ऑफ थॉट में बेसिक डिफरेंस क्या है। क्लासिकल रियलिज़म में आ जाते हैं जो हॉन्स जे मॉर्गेनथाउ है। तो हॉन्स जे मॉर्गेनथाउ की एक बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, जिसमें वो 6 प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जब वो रियलिज़म को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये 6 प्रिंसिपल्स हम किसी सेपरेट वीडियो पे डिस्कस कर लेंगे 1 बाय 1। अभी हमें यहाँ समझना है क्लासिकल रियलिज़म। तो ये जो 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस किस आधार पर है कि एनालिसिस किस आधार पर हो रहा है। तो जो क्लासिकल रियलिज़म है, जैसे हॉन्स जे मॉर्गेनथाउ, ये एनालिसिस कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन की किस आधार पर? ह्यूमन नेचर। तो हॉन्स जे मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो पावर सीकर है, हमेशा पावर को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए लगा रहता है कि पावर में ज़्यादा से ज़्यादा एक्युमुलेट कर लूँ, और इस आधार पर इंटरनेशनल रिलेशन पे जो स्ट्रगल फॉर पावर चलता है। तो हॉन्स जे जो क्लासिकल रियलिस्ट हैं, ये कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं है सिवाय कि स्ट्रगल फॉर पावर, सब कुछ पावर के लिए चल रहा है। नियो रियलिज़म जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, यहाँ पर एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा कि इस आधार पर, स्ट्रक्चर्स के आधार पर, ना कि ह्यूमन नेचर के आधार पर। तो नियो रियलिस्ट कहते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है ये अनप्रेडिक्टेबल है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो ह्यूमन नेचर के आधार पर आप कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एनालिसिस करोगे? तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एनालिसिस स्ट्रक्चर्स के आधार पर होना चाहिए, और इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल रियलिज़म भी कहते हैं। स्ट्रक्चर्स का मतलब है इंटरनेशनल रिलेशन में कि कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वर्ल्ड सिस्टम कैसा है? अनार्की है। और जब अनार्की है, वर्ल्ड गवर्नमेंट की अब्सेंस है, तो एक सिक्योरिटी डिलेमा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कंट्रीज़ को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी है। और जब सिक्योरिटी डिलेमा है, किसी भी स्टेट की जो सिक्योरिटी हो गारंटीड नहीं है, राइट, तो स्टेट क्या करेंगे? स्ट्रगल करेंगे फॉर पावर,
ताकि अपनी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो खुद ले सके। गेटिंग इट? तो ये स्ट्रक्चरल रियलिज्म है, इसे न्यू रियलिज्म भी कहते हैं। इसे साइंटिफिक रियलिज्म इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये ह्यूमन नेचर पर बेस्ड नहीं है। जो न्यू रियलिस्ट हैं ये कहते हैं कि जो क्लासिकल रियलिज्म था ये अनसाइंटिफिक था। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर पर बेस्ड है और ह्यूमन नेचर अनप्रिडिक्टेबल है, आप इसे मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो क्लासिकल रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म में अंतर समझ में आ गया आपको यहाँ पर। अब जो न्यू रियलिज्म को हम दो भाग में बांट रहे हैं फर्दर, डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो डिफेंसिव रियलिज्म जो दिया गया है वो केनेथ वॉल्ज ने जो स्ट्रक्चर रियलिज्म के लिए बात कही है उसे डिफेंसिव रियलिज्म कहते हैं, जबकि जो मर्साइमर हैं उनके द्वारा जो दिया गया है उसे ऑफेंसिव कहते हैं। अंतर क्या है? दोनों के जो पावर को हम अकुमुलेट कर रहे हैं, पावर गेन कर रहे हैं, उसके पर्पज को लेकर अंतर है, सिंपल सा। केनेथ वॉल्ज कहते हैं कि हम जो पावर एक्युमुलेट कर रहे हैं, पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी डिफेंस कर सकें, सुरक्षा कर सकें अपनी, दूसरा स्टेट हम पर हमला ना कर सके। और इस तरीके से हम अपनी सिक्योरिटी मैक्सिमाइज़ करने पे फोकस कर रहे हैं। भाई जितनी ज़्यादा पावर हम गेन करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी सिक्योरिटी रहेगी, राइट? तो ये बिलीव करते हैं बैलेंस ऑफ पावर में। जबकि जॉन मर्साइमर हैं जो ऑफेंसिव रियलिज्म की बात करते हैं, ये कहते हैं कि भाई पावर हम इसलिए नहीं गेन कर रहे हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी कर सकें, डिफेंस कर सकें, दो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न, बट लेकिन हमें इतनी पावर एक्युमुलेट कर लेनी चाहिए, हमारा पर्पज़ होना चाहिए कि हमारी हेजेमनी हो वर्ल्ड पे, हमारा डोमिनेंस हो, तो जो दूसरे स्टेट हैं वो हमारी सिक्योरिटी से छेड़छाड़ करें ही ना। तो दोनों में पर्पज़ में अंतर है। डिफेंसिव मतलब हमें अपनी सिक्योरिटी मैक्सिमाइज़ कर लो ताकि हाँ हमारे पास इनफ रहे, अपनी सिक्योरिटी की गारंटी हम खुद लेते हैं। जबकि ऑफेंसिव वाला कहता है कि नहीं भाई, हमें इतनी सिक्योरिटी करने की हम हेजेमनी इस्टेब्लिश कर लें, अपनी सुपीरियॉरिटी इस्टेब्लिश कर लें। गेटिंग इट? तो ये पर्पज़ में डिफरेंस है, डिफेंसिव रियलिज्म एंड ऑफेंसिव रियलिज्म। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा जो डिफरेंस है दोनों के बीच में। ओके, सो नियो क्लासिकल रियलिज्म, तो नियो में देखो नियो भी आ गया, क्लासिकल भी आ गया। तो नियो क्लासिकल रियलिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि भाई एनालिसिस एक आधार पर नहीं चलेगा कि आपने एक्टर लेवल आधार पर कर दिया जैसा क्लासिकल रियलिस्ट कर रहे थे, या स्ट्रक्चर लेवल आधार पर कर दिया जैसे नियो रियलिस्ट कर रहे थे। तो नियो क्लासिकल रियलिस्ट कहते हैं कि भाई हमें इन दोनों को मर्ज करना होगा। हमें चाहिए होगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एनालिसिस हम दोनों ही लेवल पर करें, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्टर लेवल पे भी और स्ट्रक्चरल लेवल पे भी। स्ट्रक्चर जहाँ पे अनार्की थी, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, एक्टर लेवल जो ह्यूमन नेचर, हम लोग जो स्टेट का स्टडी कर रहे थे वो, राइट? और इस तरीके से हम स्टडी ऑफ पर्सनालिटीज़ भी करेंगे ताकि फॉरेन पॉलिसी में डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है हम इसे बेहतर समझ पाएँ, राइट? तो आई होप कि रियलिज़म का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और ये जो शॉर्ट नोट्स मैंने ये यहाँ पर लिखे हैं, ये कीवर्ड्स हैं, आप इन्हें पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर सकते हो, पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकते हो, ताकि आप इस पर एक आंसर लिख सकें। मेन मेरा एम था कि इस कंसेप्ट को आपको समझा पाना। तो आई होप कि मैं सक्सेसफुल रही होंगी इस अपने एम पे। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप कि आपको आज का डिस्कशन समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।